हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोगेट ऑनलाइन। एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। न्यूमेरिकल का जो है मैंने कहा था कि एक वीडियो बनेगा, तो कल आपका एग्ज़ाम है, तो ऑब्वियसली अभी जो समय बचा इसमें आप इस वीडियो को देखकर कल के लिए न्यूमेरिकल को प्रिपेयर करके जा सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ किस चैप्टर से कितने न्यूमेरिकल्स आते हैं और न्यूमेरिकल्स को अप्रोच कैसे करना होता है। हर चीज़ हम जो है अभी निपटा लेंगे अच्छे से और आपको सब समझ में आएगा और आप रिलैक्स होकर कल न्यूमेरिकल सॉल्व करके एग्ज़ाम में आएंगे। ये जो पीडीएफ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको जो है नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसको ज्वाइन करने से मिल जाएगा। टेलीग्राम में आपको सारे डॉक्यूमेंट पीडीएफ्स मिलेंगे और व्हाट्सएप ज्वाइन करने से आपके जो भी डाउट्स क्वेरीज होंगे वो आप डायरेक्टली जितने भी एडमिन है ग्रुप में उनके थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो लेट्स ब्लॉक नाम मैंने दिया है इसका, लेट्स ब्लॉक द न्यूमेरिकल की खौफ, क्योंकि ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा खौफ रहता है चीज़ न्यूमेरिकल्स का। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल आता है वो आपका रे ऑप्टिक्स से आता है न्यूमेरिकल। तो रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स काफ़ी इजी होते हैं, बट आपको उसका सॉल्यूशन अप्रोच पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले न्यूमेरिकल से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है, उसमें क्या बताया गया है, बोला गया है कि व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 कैप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25। सीधा सीधा ये बताया गया है कि दो लेंस है हमारे पास, एक कौन सा लेंस है, एक है हमारे पास कॉन्केव लेंस और एक हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस। गॉट इट। कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ है उसको मैं मान लेता हूँ f1 और कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ को मैं मान लेता हूँ f2। याद रखेंगे कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा होता है कैसा, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा होता है पॉजिटिव। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत काम की चीज़ है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमें बोला गया है कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालिए। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। मतलब दो लेंस को जब आपस में जोड़ दिया गया तो उनके जुड़ने के बाद उन दोनों लेंसेज का एक साथ कितना पावर होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम कैसे अप्रोच करेंगे बच्चों, वो देखो। तो मैं मान लेता हूँ कि जो पहला लेंस है, याद रखेंगे कॉन्केव को मैं f1 कह रहा हूँ, कॉन्वेक्स लेंस को f2। तो जो f1 है, ठीक है, f1 मतलब कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ कितना है 25, तो मैं इसको ले लूँगा 25, बट नेगेटिव में, क्योंकि कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। और कॉन्वेक्स लेंस को f2 ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ मैं कैसा, इसको मैं ले लेता हूँ 20 पॉजिटिव। अब हमें पता होना चाहिए कि जो टोटल पावर होता है ये होता है पहले लेंस का पावर प्लस दूसरे लेंस का पावर। टोटल पावर का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन टोटल फोकल लेंथ इज इक्वल टू पावर 1 का फॉर्मूला होगा पहले लेंस के पावर का फॉर्मूला 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। गॉट इट। अब 1 अपॉन f1 कितना है -25 ऊपर से, और f2 कितना है 20, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन f टोटल। तो 1 अपॉन f टोटल इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना 100। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ कितना आएगा, ये 100 आएगा, और 20-25 कैल्शियम कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको और सॉल्व करने जाऊँ तो ये हो जाएगा 25 4 जाओ, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +5। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन टोटल फोकल लेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1/100। इसको ऊपर, इसको भी ऊपर, इसको भी ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो जो आपका टोटल फोकल लेंथ आएगा वो आ जाएगा 100। अच्छी बात है। अब आप एक चीज़ देखिए, आपका जो फोकल लेंथ है वो कैसा आया, पॉजिटिव आया, 100 आया ना पॉजिटिव। तो आप एक और चीज़ याद रखिए कि अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ठीक, तो आपका जो लेंस है वो कैसा बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा कन्वर्जिंग। ठीक है, ये सब चीज़ें पहले पता होनी चाहिए। और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आता है तो कैसा बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग, मतलब वो लाइट को क्या करेगा, फैलाएगा। अगर वो नेगेटिव है और पॉजिटिव है तो कन्वर्ज करेगा, मतलब एक जगह पे केंद्रित करेगा। अब होता क्या है बच्चों कि आप लोग ये सोचते हो कि हम बिना बेसिक्स चीज़ों को, फंडामेंटल चीज़ों को, छोटे छोटे पॉइंट्स को याद किए बिना हम न्यूमेरिकल्स में कूदे। तो याद रखो न्यूमेरिकल्स आसान चीज़ नहीं होती है,
न्यूमेरिकल्स एक बहुत बड़ा जो है स्किल होता है, और ये स्किल जो है हज़ारों क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद गेन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमें न्यूमेरिकल्स देखते ही सब बन जाता था। हम जब अपने पढ़ाई लिखाई के समय में हुआ करते थे, जेईई की प्रिपरेशन क्या करते थे, तो हमें ये सिखाया जाता था टीचर्स के द्वारा कि आपको न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा सॉल्व करना, और सॉल्व करने से पहले उस पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट को एकदम गहराई में जाके पढ़ना है। तो याद रखिए, ये चीज़ न्यूमेरिकल वाली चीज़, न्यूमेरिकल को अप्रोच करने वाली चीज़, फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाली चीज़ सबके बस की बात नहीं होती है। इसमें बहुत ज़्यादा समय, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर आपने ये कर दिया तो फिर आपको मज़ा आ जाएगा, फिर आपकी लेवल जो है अलग ही हो जाएगी। गॉट इट? ठीक। तो अब जैसे कि मेरा फोकल लेंथ कैसा आया, पॉजिटिव आया, तो क्वेश्चन में आपको लिखना होगा कि भैया जो हमारा लेंस है वो कैसा है, कन्वर्जिंग है। और लास्ट में हमसे क्या पूछा है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 100 अपॉन टोटल फोकल लेंथ। तो 100 अपॉन टोटल फोकल लेंथ कितना आया, 100, तो कैंसिल करने पे कितना आएगा, 1, और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी डायोप्टर। ठीक है, DIOPTRE, क्योंकि लेंस के किसी मतलब जो आपका पावर होता है उसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। गॉट इट? अब आप ऊपर आएंगे, ये मैंने एक क्वेश्चन बताया, दूसरा भी सेम बनेगा, तीसरा भी सेम बनेगा, और ये 19th वाला आपको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं आता। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, कुछ शब्दों में दिक्कत हो, गूगल कर लीजिए। कन्वर्जिंग का मतलब होता है एक जगह पे केंद्रित करना, डाइवर्जिंग का मतलब होता है फैलाना। गॉट इट? अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अप्रोच करते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ डबल कॉन्केव लेंस इज 20 सेंटीमीटर। तो कॉन्केव लेंस है 2, उनके सारे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दीजिए कितना है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक, अगर लेंस का अपवर्तनांक 1.5 हो तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इससे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला होगा ऐसे क्वेश्चन के लिए वो होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपके क्वेश्चन में कॉन्केव लिखा हुआ है तो R1 को आप लेंगे नेगेटिव और R2 को आप लेंगे और पॉजिटिव, और अगर कॉन्वेक्स लिखा हुआ है, कॉन्वेक्स लिखा है तो R1 को लेंगे आप कैसा, पॉजिटिव, और R2 को लेंगे नेगेटिव। ऐसा इसलिए करना होता है क्योंकि हमने ऊपर में पढ़ा कि कॉन्केव का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है। तो अगर मुझे इस वैल्यू को नेगेटिव बनाना है तो ये होना चाहिए पॉजिटिव और ये होना चाहिए नेगेटिव। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो सॉल्व कैसे करना है वो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो R1 भी 20 है, R2 भी 20 है। ठीक है, लेकिन कॉन्केव लेंस के केस में पहला जो R1 होगा उसको नेगेटिव लेना, दूसरे को पॉजिटिव लेना है ताकि फोकल लेंथ नेगेटिव आ सके। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू दी है 1.5 क्वेश्चन में, 1/r1 होगा -20 और -r2 होगा सिर्फ 20। तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 हो जाएगा आपका 0.5, और ये हो जाएगा आपका कितना, नीचे में 20, और ये हो जाएगा -1 तो 1/, फोकल लेंथ हो जाएगा 0.5 का मतलब 5/10 इंटू -2/20, 2 कैंसिल, 2 10 कैंसिल, तो ये और ये 5 2 कैंसिल। ठीक है, तो 1/, फोकल लेंथ हो जाएगा आपका -1/20, और फोकल लेंथ मिल जाएगा इसको ऊपर, इसको भी ऊपर, -20। देखो आ गया कॉन्केव का फोकल लेंथ -20। अब सेम क्वेश्चन जो है ये वाला भी है, फ़र्क ये है कि यहाँ पे कॉन्केव नहीं कॉन्वेक्स बोला। जब कॉन्वेक्स बोलेगा तो R1 को आप लोगे पॉजिटिव और R2 को आप लोगे नेगेटिव। देखो R1 को लोगे पॉजिटिव, R2 को नेगेटिव, ताकि फोकल लेंथ किस में आ सके, पॉजिटिव में, क्योंकि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। ये बेसिक फंडे होते हैं जो आप, तीसरा वाला भी सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम, सिर्फ डेटा चेंज है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, या आपको पता होगा, मिरर फॉर्मूले का क्वेश्चन है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये तो आप कर ही लोगे, 10th का क्वेश्चन है, मैं इसको टाइम बर्बाद नहीं करना चाहूँगा। ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जाके करने हैं। उसके बाद
ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया हुआ है, एनसीईआरटी का बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, बट आपके पैटर्न में, आपके एग्जाम के टेस्ट में ये क्वेश्चंस नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट डूइंग दिस क्वेश्चन एट प्रेजेंट, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन में भी कोई दम नहीं है, काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर एग्जाम में आ भी जाए तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। आपको ए दिया है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को भी। आप गौर से देखिए तो आपको प्रिज्म एंगल दिया है 60 और आपको म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, तो यहाँ पे आपको ए और म्यू का वैल्यू रख के बस सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, जहाँ लगेगा मुझे ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, सेम क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम क्वेश्चन। क्या बोला है, रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ अ प्रिज्म, एक प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव एंगल, एक प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव एंगल दिया है, मतलब ए दिया है, एक प्रिज्म का आपको ए गिवन है, ए कितना एंगल है, ए है 60 डिग्री, ठीक है, ए है 60 डिग्री। और उसके बाद क्या बोला है, मिनिमम डेविएशन है ना, न्यूनतम विचलन वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। तो क्या निकालने बोल रहा है, म्यू निकालने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, मतलब प्रिज्म के मटेरियल का अपवर्तनांक म्यू कितना है आपको निकालना है, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन में तो कोई दम है नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला तो आप सबको पता होगा, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू ए प्लस साइन ए प्लस, सॉरी जस्ट ए प्लस साइन ए प्लस मिनिमम डेविएशन डिवाइड बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2 चलेगा। तो म्यू इज इक्वल टू साइन का साइन, ए की वैल्यू है 60, मिनिमम डेविएशन की वैल्यू कितनी है 30 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब याद रखेंगे डिवाइड बाय 2, टोटल डिवाइड बाय 2, कई बार गलती पता है क्या होता है, बच्चे क्या कर देते हैं, ए प्लस डिवाइड बाय 2 करते हैं, टोटल डिवाइड बाय 2 होगा, और होल डिवाइडेड बाय साइन, ए की वैल्यू है 60/2, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला भी, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उनकी मैं बात कर लेता हूँ। ये क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आए हुए हैं, जिनको आप मत कीजिएगा, वैसे बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं हैं, मैं सोचा कि मैं आपको बता दूंगा, बट हाँ जो चीज़ें अननेसेसरी नहीं आ रही है उसके पीछे अपना टाइम बर्बाद क्यों करें, ठीक है। अ डबल कॉन्केव लेंस हैज़ रेडियाई ऑफ कर्वेचर, ये सेम क्वेश्चन मैं ऊपर में आपको बता चुका हूँ। ये इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, जहाँ पे R1 R2 की वैल्यू कितनी है 20, लेकिन ये कॉन्केव लेंस है तो कॉन्केव लेंस में R1 होता है कैसा, नेगेटिव, और R2 कैसा होता है पॉजिटिव, और म्यू की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.5, ठीक है, ऊपर में बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक। और ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, 25 सेंटीमीटर वाला, ऊपर में एक 20 और एक 25 है, ठीक है, वही रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है वो आता है किससे, वो आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। ये भी काफ़ी इजी होते हैं, इसमें बहुत कुछ तामझाम नहीं रहता, कहने को तामझाम होता है, बट आपके लेवल पे, सीजी लेवल पे कोई तामझाम नहीं होता, इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल देख लो, बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आप देख लो, 200 मिली एम्पियर करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर से 200 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो थ्रू इट इन 5 सेकेंड। तो अगर एक कंडक्टर से 200 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो 5 सेकंड में उस कंडक्टर से कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन होता है, आप सब जानते हैं। आप क्या जानते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, और जो चार्ज होता है वो होता है NE, ठीक है, और अपॉन T का T, समझ गए। तो आपने ये समझा। अब ये बोलोगे सर ये कहाँ से ला दिया आपने, करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, और Q इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं N इंटू E। अब ये कहाँ से आता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, चार्ज का क्वांटीकरण से, यहाँ से ये आता है। तो ये I इज इक्वल टू हो जाएगा, Q की जगह पे क्या रख देंगे, NE अपॉन T। अब हमें N निकालना है, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो N को अकेले छोड़ देंगे, IT अपॉन E इज इक्वल टू N। अब आपके क्वेश्चन में देख सकते हैं आप कि करंट दिया है 200 मिली एम्पियर, ठीक है। अब करंट 200 मिली एम्पियर आपके पास दिया हुआ है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, लिख दूंगा 200। समय दिया है 5, और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितने का चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको N की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। गॉट इट। दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, पहला भी वही क्वेश्चन था, ठीक। अब नेक्स्ट हम आगे आते हैं, नेक्स्ट कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज 8
एक पोटेंशियोमीटर है, विभव मापी है जिसमें वायरों की लंबाई 8 है। व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ग्रेडियंट व्हेन 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड टू इट्स एंड। तो आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है, फाई इज इक्वल टू होता है फाई इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन लंबाई। तो फाई इज इक्वल टू वी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, वी का वैल्यू हमें निकालना है और वी की वैल्यू हमें दिया हुआ है कि पहले से वी की वैल्यू हाँ दिया है, 2 वोल्ट दिया है और लंबाई 8 दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/8, 2 1 जा 2 4 जा 1/5 यानी 0.25 वोल्ट पर क्या पर मीटर, ठीक है। देख लो, ठीक, ये आ गया आंसर, ठीक। ये वाला क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन ना, वो आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। फिर आप कुछ ये क्वेश्चन देखो इस फॉर्मूले पर रिलेटेड क्वेश्चन, ये है रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर और टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ईएमएफ विद्युत वाहक बल और वी वोल्टेज, इसमें रिलेशन होता है ना, उस पर क्वेश्चन क्या दिया है। बाय कनेक्टिंग द इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल टू रेजिस्टेंस 20, तो रेजिस्टेंस दिया है आपका 20 ओम का, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इट्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डिक्रीज फ्रॉम 50 to 40, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 50 से क्या हो जा रहा है 40, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का हुआ 10 वोल्ट का, ठीक है। 50 से कितना हो जा रहा है 40, तो डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा 50 से -10 का, ठीक है। तो -10 का कैलकुलेट दी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो मतलब आपको सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो याद रखोगे रेजिस्टेंस दिया है 40 का और इनिशियल वोल्टेज 50 था, लेकिन बाद में वोल्टेज क्या हो गया, मैं इसको थोड़ा सही से लिखता हूँ। देखो पहले वोल्टेज 50 था, बाद में 40 हो गया। पहले वोल्टेज 50 था, इसका मतलब वो वोल्टेज सर्किट में यूज़ नहीं हो रहा, मतलब वो बैटरी सर्किट में यूज़ नहीं हो रहा था, मतलब सर्किट से कनेक्टेड तो था बट उसको हमने कम्प्लीटली ऑन नहीं किया था, ठीक। तो जब कोई बैटरी सर्किट से कनेक्टेड हो लेकिन यूज़ नहीं हो रही हो तो उसके वोल्टेज को ईएमएफ कहते हैं। एक बार जब आपने सर्किट से कनेक्ट कर दिया तो अब उस बैटरी का जो एनर्जी है वो यूज़ हो रहा है, तो उस एनर्जी को, उस वोल्टेज को हम कहेंगे V, मतलब वोल्टेज। तो ये एक बड़ा वाला E होगा, छोटा वाला V होगा। और फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो R इज इक्वल टू आपको पता है, R इज इक्वल टू कैपिटल R E अपॉन V -1। सो कैपिटल स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R है 20, E है 50, ये है 40 -1। इसको सॉल्व करने से आपको R की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम ये भी वही क्वेश्चन है, ठीक। और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर में ऑलरेडी बता रखा है, ठीक। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट आता है सर्किट सॉल्व करने पे क्वेश्चन। ये आप देख सकते हैं सर्किट सॉल्व करने पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो अब इसमें क्या समझना है आपको, वो समझ जाइए। 2 तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस निकलता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल में होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू जहाँ तक आपको जाना है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो, मैं डायग्राम अलग से बना देता हूँ। इस क्वेश्चन में 3 रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो ये है एक पहला रेजिस्टेंस, ये है दूसरा रेजिस्टेंस और ये है तीसरा रेजिस्टेंस, ठीक है। और इनकी वैल्यूज़ कितनी है, तो इसका है 2 ओम, इसका भी है 2 ओम, इसका भी है 2 ओम, बहुत अच्छी बात है। और एक रेजिस्टेंस नीचे लगा हुआ है ना, नीचे लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है 3 ओम, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो आपको बताना है इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे छोटी सी चीज़ तो आपको समझ में आएगा कि 1 2 3 और ये कौन सा है, चौथा है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना चाहिए कि ये जो रेजिस्टेंस है ये कनेक्टेड किस में है, वो आपको देखना होगा। तो देखो 1 2 3 ये तो आपस में कनेक्टेड है, किसमें, सीरीज़ में, ठीक। और इनका जो आंसर आएगा वो किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, ठीक। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये तीनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज़ में। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ पहले R सीरीज़ में कौन कौन से हैं, 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम, ये तीनों सीरीज़ में है ना। तो ये R सीरीज़ हो जाएगा
कितना 6 ओम, बहुत अच्छी बात है। अब इस सर्किट को मैं अब कैसे बनाऊंगा, अब मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, देखो कैसे। अब क्या हो गया, ये हो गया आपका और नीचे में ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो ये तीनों जब जुड़े तो तीनों जुड़ने के बाद क्या बनाए, आर सीरीज़, और इसका वैल्यू कितना है 6 ओम। तो अब ये तीनों जुड़ गए, जुड़ने के बाद ये एक बन गए और इसका वैल्यू कितना है 6 ओम, और नीचे में कितना जुड़ा हुआ है 3 ओम, ठीक। ये ए है और ये बी है। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में कैसे होता है 1/r। अब इन दोनों का जो टोटल होगा उसको मैं बोलूँगा 1/r पैरेलल इज इक्वल टू 1/r1। r1 कितना है 6, 1/r2 कितना है 3। तो 1/r पैरेलल इज इक्वल टू 6 और 3 कैल्शियम कितना आएगा 6, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 2। तो 1/r पैरेलल इज इक्वल टू 3/6। तो 1/r पैरेलल इज इक्वल टू 1/2। तो r पैरेलल इज इक्वल टू 2 ओम। तो मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो निकला ना, इसको सॉल्व करके वो कितना निकला, वो निकला आपका 2 ओम। बट इट, अब देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ। एक देहाती वर्ड होता है, ठीक है, एक गवार वर्ड होता है, एक फालतू वर्ड होता है। तो ये सारे वर्ड ना मैं बताऊँ उन सारे पब्लिकेशंस के लिए होता है जो ऐसे वाहियात जो है ना तरीके से आंसर छाप देते हैं, और बच्चे जो होते हैं और टीचर्स जो होते हैं वो बिना इन चीज़ों को चेक किए स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि ऐसी वाहियात किताबें जो हैं आप पढ़िए, समझिए। पिछले 10 साल से या 15 साल से परीक्षा साल या परीक्षा बोर्ड बन रहा है, बट आप CBSE बुक्स की क्वालिटी देखिए, पब्लिकेशंस की क्वालिटी देखिए और इसकी देखिए, देहातीगिरी वाला फील आता है, मैं सही बता रहा हूँ। और हमारे जैसे टीचर्स के लिए ऐसे बुक्स को रिकमेंड करना, ऐसे बुक्स को देखना तक इवन, और ऐसे सिलेबस को पढ़ाना तक इवन जो होता है ना, एक तरीके से रेपुटेशन को डाउन करने वाली बात होती है। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैंने भी सॉल्व किया इस क्वेश्चन, थोड़ा सा विनेक बात कम करेंगे। अब आप देखो थोड़ा सा, मैंने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और इसने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये क्या कर दिया है, डायरेक्टली 1/r ले लिया, 1/2 लिख दिया, 1/3 लिख दिया। अरे तुमने क्या किया है, बताना क्या चाह रहे, इसके इनिशियली क्या हुआ, इस डायग्राम का ब्रेकडाउन कहाँ पे है, कैसे समझ में आएगा स्टूडेंट को कि पहले इनको सीरीज में सॉल्व करना है, और फिर जो उसका आंसर आएगा 6 ओम उसको फिर पैरेलल में 3 के साथ ऐड करना है। तो मैं वही बता रहा हूँ, आप कितना भी चीज़ों को समझें, आप जिस बोर्ड में पढ़ते हैं उस बोर्ड का जो हालत है काफ़ी ज़्यादा वाहियात है, ख़राब है, कोई चीज़ रिव्यू नहीं होती है, तो आपका तो फ्यूचर ऑलरेडी जो है अंधकार में है। तो आपको कोशिश ये करना है कि आप भले उस बोर्ड में पढ़े, बट आप उस बोर्ड के तरीके को, तौर तरीके को, उनकी चीज़ों को 1% भी फॉलो ना करें। तो ये तरीका जो है सॉल्व करने का बिल्कुल भी वाहियात और गलत है, ठीक है। आप खुद देख सकते हो, ये मेरा सोल्यूशन है और ये है इस किताब का सोल्यूशन। गॉट इट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, फाइंड आउट इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी फॉर सर्किट गिवन बिलो। अब ये भी देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में, ठीक है। फिर इन दोनों को सॉल्व करना है, ये किस में, पैरेलल में। तो मैं आपको एक करके बता देता हूँ, ठीक है, कैसे करना है इसको सॉल्व। आप देखिए ध्यान से, लेट मी एक्सप्लेन हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मेरे पास क्या है, एक और बता देता हूँ मैं आपको, एक मिनट। तो ये है आपका एक और ये है आपका दूसरा, और ये दोनों यहाँ कनेक्टेड है। ये भी है 4 ओम का और ये भी है 4 ओम का, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा क्या है, 6 ओम का, बहुत अच्छी बात है, 6 ओम का। तो ये है आपका, ये कनेक्टेड है किसके साथ, 6 ओम के साथ, ठीक। और ये है आपका बी और ये है आपका ए। तो पहले मैं इनको सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो मैं इन दोनों को सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको मैं 1/r1 कह रहा हूँ, ठीक है। तो 1/r1 इसका टोटल जो होगा वो 1/r1 कह रहा हूँ इसको। तो सॉल्व, ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होता है, 1/, पहला वाला क्या है 4 प्लस दूसरा वाला भी क्या है 4, 1/। फिर मैं पैरेलली इसके टोटल आंसर को, ये 6 है और ये 6, इसके टोटल आंसर को मैं क्या कह रहा हूँ, इसके टोटल आंसर को मैं कह दे रहा हूँ 1/r2। इसका आंसर हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6। तो ये हो जाएगा 1/r1 इज इक्वल टू 4, ऊपर में 2। ये हो जाएगा 1/r2 इज इक्वल टू 6, ऊपर में 2। तो ये हो जाएगा r1 इज इक्वल टू 1/2, 2
और ये हो जाएगा R2 इज इक्वल टू 2 1 जा ये 3। इसका मतलब इसको सॉल्व किया तो आंसर आया कितने ओम का, 2 ओम का। इसको सॉल्व किया तो आंसर आया कितने ओम का, 3 ओम का। अब मुझे बताओ इसका इन दोनों को सॉल्व करने पे जो रेजिस्टेंस आया और इन दोनों को सॉल्व करने पे जो रेजिस्टेंस आया, दोनों को आपस में मुझे ऐड करना है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 2 ओम और ये हो गया हमारा 3 ओम। मतलब इन दोनों को सॉल्व करके, इन दोनों को सॉल्व करके, इसको और इसको सॉल्व करके जो आंसर आया कितना, 2 और 3। अब उनको आपस में सीरीज़ में जोड़ना है, वो सीरीज़ में जोड़ेंगे वो 2 और 3। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, टोटल आंसर इसका हो जाएगा फाइनल आंसर 3 + 2 5 ओम। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 5 ओम। ठीक है, इसको आप यहाँ से क्रॉस वेरीफाई एक बार कर सकते हैं 5 ओम। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं, आप इसको एक बार सॉल्व कर लेंगे, आपका काम आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव अनदर क्वेश्चंस। अब ये भी चीज़ मैं पहले ऊपर बता चुका हूँ आपको, ये क्वेश्चन सेम बता चुका हूँ। इसमें वही फॉर्मूला यूज़ होगा, R इज इक्वल टू कैपिटल R EYV - 1। ठीक, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, कार्बन कलर कोड वाला। ठीक, तो कार्बन कलर कोड के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, आप 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अभी बता दे रहा हूँ मैं। कार्बन कलर कोड के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ। लेट मी गिव यू 1 मिनट देंगे, 1 मिनट ना, मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 1 मिनट का वेट देंगे। BBROY वाला काम जो है मैं आपके लिए करके दे दे रहा हूँ, ताकि आपको ये काम जो है काफ़ी इजी लगे। ठीक, तो आपने पढ़ा होगा इस चीज़ के बारे में। ये 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में जो है मैं भी पूछा जा सकता है। 1 मिनट, एक मिनट वेट करें, मैं आपके लिए यहाँ पे लिख ही देता हूँ। ठीक है, PDF नहीं है तो आपने ये पढ़ा होगा ना कि एक होता है ब्लैक, एक होता है आपका ब्राउन, एक होता है आपका रेड। BBROY ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक होता है आपका ऑरेंज, उसके बाद BBROY ROY, वाई स्टैंड फॉर येलो। फिर उसके बाद होता है ग्रेट ब्रिटेन, येलो के बाद क्या आएगा, ग्रीन। ब्रिटेन के का मतलब क्या हो जाएगा, B स्टैंड फॉर ब्लू। ठीक है, वायलेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ग्रे आएगा, फिर आएगा वाइट, और फिर आपके पास आएगा यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, और यहाँ पे लास्ट में आता है नो कलर। तो इन सब का अपना एक नंबर होता है, अपना एक रेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो ब्लैक होगा इसके लिए नंबर यूज़ करेंगे 0। ठीक है, और इसके लिए जो आपका वो रहेगा, क्या बोलते हैं, 10 की पावर होगी 10 की पावर 0। इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3 4 5 6 7 8 और 9। और सामने में जो पावर में जाएगा तो 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9। और गोल्ड, सिल्वर और जो नो कलर है ये दर्शाता है एरर को। ठीक है, तो ये हो जाएगा, गोल्ड अगर है तो ±5%, ये ±, कितना हो जाएगा आपका 20%, सॉरी 10%, और नो कलर है तो ±20%। ये एरर को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो, मैं इससे पहले ये क्वेश्चन एक ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है अ कार्बन रजिस्टर हैज़ कलर बैंड रेड, ग्रीन, ऑरेंज रेस्पेक्टिवली, राइट इट्स रेजिस्टेंस। ठीक, ये तो आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो आपको यहाँ पे बताना है कि एक रजिस्टर है जो कि इस तरीके से दिखता है, आपको बता दे रहा हूँ। एक रजिस्टर जो होता है ना वो इस तरीके से दिखता है। आपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में ये देखा भी होगा और आई एम श्योर पढ़ा भी होगा, एक ऐसा दिखता है। ठीक, 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा चीज़ें। एक रजिस्टर ऐसा दिखता है और रजिस्टर पे जो होते हैं ना ऐसे कलर के ना वो रहते हैं, ऐसे कलर लगाए होते हैं इसमें, ऐसे करके कलर जो है रिप्रेजेंट रहता है। तो इस कलर को देख कर ना आप बता सकते हो कि जो रजिस्टर है ऐसा दिखता है, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा। और इसके लिए हम जो है कौन सा टेबल यूज़ करते हैं, ये वाला टेबल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको बताऊं तो कैसे इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम।
तो मुझे क्या बोला गया है, मुझे बोला गया है, एक मिनट, कि एक तो रेड कलर है, एक मिनट, एक तो रेड कलर है, दूसरा ग्रीन कलर है, और तीसरा कौन सा कलर है हमारे पास, तीसरा थर्ड कलर वी है ऑरेंज। तो मैं ऑरेंज ले लेता हूँ, थर्ड कलर हमारे पास है ऑरेंज, ठीक है। अब अगर एक रजिस्टर पे रेड, ग्रीन, ऑरेंज ये तीनों कलर्स लिखे हुए हैं तो आपको बताना है कि उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, गॉट इट। तो चलिए देखते हैं। तो पहले दो कलर, तो पहला रेड है, दूसरा ग्रीन है। चलिए देखते हैं, रेड के लिए नंबर क्या यूज़ करते हैं 2, और ग्रीन के लिए नंबर क्या यूज़ करते हैं, ग्रीन के लिए नंबर यूज़ करते हैं, कहाँ गया 5। तो ये आपका हो जाएगा 25 इंटू तीसरा कलर कौन सा, ऑरेंज। तीसरे कलर का क्या देखेंगे 10 की पावर, थर्ड का देखेंगे 10 की पावर। तो ऑरेंज का है ऑरेंज, ऑरेंज के लिए एक मिनट, ऑरेंज के लिए 10 की पावर क्या है 3। तो ये हो जाएगा आपका ऑरेंज के लिए 10 की पावर 3, ठीक है। और यहाँ पे चौथा कोई कलर है क्या, नहीं है, नो कलर। तो नो कलर के लिए क्या यूज़ होता है +-20। तो ये हो जाएगा +-20। तो ये हो गया आपके उस रजिस्टर का क्या रेजिस्टेंस, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर से, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक, इसमें बेस पहले क्वेश्चन तो वही होते हैं, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन वाले। आई एम श्योर आपको ये चीज़ें पता होंगी अच्छे से। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक। ये अब जहाँ पे एनसीईआरटी लिखा है इसको आप सॉल्व मत करना, ठीक, इसको बस आप सॉल्व मत करना। तो ये भी सेम होते हैं। कैपेसिटर केस में कैपेसिटर का जो सीरीज़ होता है ना, सीरीज़ वो हो जाता है रजिस्टर के पैरेलल के जैसा, यानी 1 सीरीज़ इक्वल टू 1 पहला कैपेसिटर प्लस 1 दूसरा कैपेसिटर। और कैपेसिटर का जो पैरेलल होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है, वो हो जाता है रजिस्टर के सीरीज़ के जैसा, यानी C1 प्लस C2 प्लस C3। बाकी देखना वैसा ही जैसे हम रजिस्टर में देखा था, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। ये भी वही चीज़ें हैं जो लास्ट ईयर में आया हुआ है, ये सब क्वेश्चन इसको कर लीजिएगा आराम से, ठीक। बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं हैं ये सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, ये भी सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। तो सीरीज़ में क्या होता है 1/9 1/9 1/9 1/9। तो याद रखिए एक बार क्या होता है ना, लोग C = लिख देते हैं 1/9 1/9, नहीं, 1/C = 1/9 1/9 1/9, और फिर इसको सॉल्व कर देना है आपको, ठीक। उसके बाद से सब क्वेश्चन जहाँ एनसीईआरटी है बस उसको आप नहीं करेंगे। ये भी सेम है, देखो 9 3 9 9 9। तो इसमें जो 1/C आएगा, सीरीज़ में है ना सब, वो हो जाएगा 1/9 + 1/9 + 1/9 + 1/9। सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और हाँ, फैरड याद रखेंगे, यूनिट कैपेसिटर की फैरड होती है, उसको लिखना मत भूलना। न्यूमेरिकल के सामने यूनिट नहीं लिखोगे तो आंसर सही होने पे भी काट दिया जाएगा, इस बात को भी अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल आता है वो आता है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से। काफ़ी इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसमें कुछ फॉर्मूले यूज़ होते हैं जो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ। तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ होता है एनर्जी = hc/λ, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये इसमें यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज़ होता है, वो होता है फ्रीक्वेंसी = c/λ। ये भी एक फार्मूला होता है, ये भी यहाँ पे यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा ये फार्मूले को, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट, एक मिनट, ये क्वेश्चन जितने भी हैं ना, जहाँ पे जो आए हुए क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अब ये क्वेश्चंस नहीं आया है, लेंदी क्वेश्चंस नहीं है, बट हाँ नहीं आया एग्जाम में, तो आपको इसमें टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ये भी आप नहीं बनाएंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ जो है उसको मैं लिख देता हूँ। अब ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत बड़े क्वेश्चंस रहते नहीं ये। क्या लिखा है, इफ़ द एनर्जी ऑफ ए फोटोन करस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इतना, देन व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ फोटोन करस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ 400 एंगस्ट्रॉम। देखो मैं बता रहा हूँ कैसे करना। एनर्जी = क्या होता है hc/λ। तो पहला, तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन करस्पॉन्डिंग टू, मतलब एक फोटोन है जिसका वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो उसकी एनर्जी कितनी है, इतनी। मतलब जब वेवलेंथ λ1 है तो एनर्जी कितनी है E1 की वैल्यू कितनी है 9.9। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, मैं फास्ट नहीं जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आपको पता है, मैं एक बार स्लो करता हूँ इसको। क्या क्वेश्चन है कि एक फोटोन है, इसकी एनर्जी E1 है 9.92 × 10⁻⁻19 जूल, और इसका वेवलेंथ λ1 है 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक।
तो उस फोटोन की एनर्जी निकालिए जिसका वेवलेंथ λ2 है 4000 एंगस्ट्रॉम, तो उसका एनर्जी E2 क्या होगा ये आपको बताना है। तो इजी क्वेश्चन है, देखो E1 इज इक्वल टू होगा hc/λ1 और E2 इज इक्वल टू होगा hc/λ2। अब आप क्या कर दो, E1 अपॉन E2 कर दो, तो E1 की वैल्यू hc/λ1 और E2 की वैल्यू hc/λ2। अब hc क्या होगा, कैंसिल, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू क्या होगा, λ2 ऊपर λ1 नीचे। अब आपको बताओ E1 की वैल्यू तो पहले से दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है 9.92 इंटू 10⁻⁻19 और E2 निकालना है। λ2 दिया है आपको 4000 और λ1 दिया है 6000। अब क्या इसको सॉल्व करके आप E2 नहीं निकाल लोगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे तो बस इतना सा क्वेश्चन है, इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर लास्ट न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल नहीं बोलोगे, पैराग्राफ क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। तो देखो ये ऐसे पैराग्राफ वाले क्वेश्चन हैं, इसका मैंने आंसर लिख दिया यहाँ पे, एक बार आप पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो लंबी हो जा रही है जो कि आपके लिए सही नहीं होगा। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम आया हुआ है, देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला। तो ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज लूप इतना where phi in milliweber and t in second, what will be the induced EMF after t is equal to 2 second। ठीक है, चलो हमें पता है एक चीज़ कि phi is equal to होता है EMF is equal to होता है d phi by dt, ये चीज़ हम पहले से जानते हैं। तो यहाँ पे E is equal to d by dt और phi की वैल्यू कितनी है, ये है, तो 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 1। हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो 6t का हो जाएगा 12t, 7t का हो जाएगा 7। अब कब निकालना है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो यहाँ पे E इज इक्वल टू 12 इंटू 2 प्लस 7 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24, एक मिनट, 24 प्लस 7 इज इक्वल टू 31। और इसका यूनिट किस में दिया हुआ था, एक मिनट, लेट मी चेक जस्ट, इसका यूनिट किस में दिया हुआ था, मिली है ना, तो मिली में दिया हुआ था, तो ये हो जाएगा मिली वोल्ट, ख़त्म। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स का जो PDF है ये आपको मिल जाएगा, उसमें जाइए, सॉल्यूशन वाला आपको मिल जाएगा, मैं इसी को भेजूंगा और उसको डाउनलोड कीजिए। ये सारे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं, उसके ऊपर रिवाइज भी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। केमिस्ट्री के लिए वीडियोज़ में मिलते हैं, कुछ डाउट हो तो व्हाट्सअप एक बार पूछ लेना या टेलीग्राम पे पूछ लेना। गॉट इट, थैंक यू वेरी मच।